अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है आप सबके जाने-पहचाने डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। जी, थैंक यू। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले हम बात करेंगे सीपैक की। सर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो अभी खैर 2-1 दिन के लिए ही रह गए प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना ये है कि बहुत नुकसान हुआ है और बहुत फ़ायदा हो सकता था सीपैक से लेकिन हो नहीं पाया। और एक बार फिर सीपैक फ़ेज़ 2 की बात उन्होंने की कि वो स्टार्ट करने लगे हैं। आपको क्या लग रहा है सर कि क्या कुछ होगा सीपैक का, या ये वैसे ही एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे लगा दिया गया है? क्योंकि ये भी सुनने में आया कि गवादर के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि जी इतने सालों में कोई खास काम वहां होता हुआ दिखाई नहीं दिया। जी मैडम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि 10 साल जो तकरीबात रिसेंटली हुई जिसमें चाइनीज़ वाइस प्रीमियर आए, हम्म। इनका जो हायरार्की है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें हम्म। नंबर 3 है इनका। और प्रेसिडेंट के बाद 4 वाइस प्रीमियर होते हैं एंड ही इज़ नंबर 2nd अमंग द 4 वाइस प्रीमियर्स। एक बात, चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ये कहता है कि हमने तकरीबन 510 किलोमीटर के करीब सड़कें बनाई हैं हम्म। पाकिस्तान के अंदर। 1,92,000 नौकरी दी है। $26 बिलियन से ज़्यादा हमने इन्वेस्ट किया है। और बातें हमें ये पता चली थी $62 बिलियन का प्रोजेक्ट है, लेकिन 10 साल के बाद $26 अरब इन्वेस्ट किया। इट मीन्स कि ये अपनी पोटेंशियल ही नहीं है। जो बातें हमसे थी, जो वादे थे, जो हम चाहते थे होगा, वो हुआ ही नहीं है। अब देखें, 2 व्यूज़ हैं इसमें अगर देखा जाए। एक व्यू तो ये है जी कि सड़कें बनी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना, हम्म। बिजली आई। अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं, खुर्रम दस्तगीर, वो कह रहे थे कि तकरीबन हम 30,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। ज़बरदस्त। और वो कह रहे हैं पूरी हो रही है। बहुत सारी जगहों में बिजली नहीं जा रही। जहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है वो इसलिए हो रही है कि वो लोग बिल्स नहीं देते। ठीक है? सो पॉइंट ये है कि हमें चाहिए था रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट कर सकते, मंडियों तक पहुंच सकते, सी पोर्ट्स तक पहुंच सकते। एंड देन हमें एनर्जी चाहिए थी ताकि हम बिजली बनाएं, और सॉरी, बिजली होती तो हम फैक्ट्रियां चलाते। क्वेश्चन ये है कि ये दोनों चीज़ें होने के बावजूद ना तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी, ना हम इंडस्ट्री में जा सके, ना हमारे जो इंडस्ट्रियल जोन्स इन्होंने हमसे कहे थे वो बने। और वो जो इसके पोटेंशियल था मैक्सिमम, जो $62 अरब का, वो भी हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। सो एक तो व्यू इसका ये है। दूसरा, आपको पता है व्यू ये है कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसके अंदर। हमें यही नहीं पता कि वो लोन जो मिला है वो किस प्राइस पे मिला है, कितने परसेंट पे लोन है, हम कब पैसे देते हैं, कौन से पैसे देते हैं, किस चीज़ के पैसे देते हैं। सो डील्स जो हुई हैं उसमें लोगों को पता नहीं है, पार्लियामेंट को भी नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ चंद एक लोग हैं जिनको ये पता है कि हमने किस चीज़ के ऊपर ये डिस्कशन जो हुई, और आज तक कोई चीज़ बाहर भी नहीं हम्म। निकली। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान का एक कानून है, उसको कहते हैं राइट टू समथिंग, उसे बोलते हैं, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन, ROI, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हम किसी भी सरकारी अदारे को कोई भी लेटर लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हमें बताएं। कि कोई हम्म। सिटीजन भी लिख सकता है कि अगर एक ऑफिसर है उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, डीसी के पास, वजीर आजम के पास क्या है, तो दे आर सपोज टू टेल। तो मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तानी सहाफ़ी जो है इसमें थोड़ा एक्टिव रोल प्ले करें। और जो पाकिस्तानी पब्लिक है, हम कहते हैं कि जी हमारा जो टोटल डेट है उसका 30% हम चीन को देना है। अभी हाल ही में बिलावल भुट्टो जापान गए हुए थे और वो कह रहे थे जनाब कि हमने ने तो हम तो ये डेट फॉर डेवलपमेंट है। ठीक हम्म। है? ये डेट फॉर डेवलपमेंट है। डेट ज़रूर है लेकिन डेवलपमेंट जो है उसमें है। सो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता था लेकिन हमने नहीं उठाया। इस पोटेंशियल का हम फ़ायदा नहीं उठा सके बिकॉज़ एक तरफ तो हम सुनते हैं जी करप्शन बढ़ी हुई है, दूसरी तरफ हम देखते हैं बलूचिस्तान में जो हालात ख़राब हो गए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन गया। आप अक्सर पापा जॉन्स का ज़िक्र करती हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट बातें करते हैं जी कि देखें वो ये खा गया, वो ये ले गया। हम्म। इस तरह की बातें जो हैं
और अगर आप बलूचिस्तान के लोगों से पूछें तो वो खुश नहीं है। आपको याद होगा गवादर के अंदर प्रोटेस्ट हो गया, हिदायतुर रहमान साहब, एक सोशल मूवमेंट शुरू हो गई। ख़वातीन बड़ी कम निकलती हैं लेकिन वो भी निकलना शुरू हो गई। कहा जाता है कि गवादर के अंदर वो जो आई लव गवादर के अलावा कुछ भी नहीं है। हम बिजली जो है वो ईरान से 300 मेगावाट मंगवा रहे हैं, चाइनीज़ वहाँ पे है नहीं है। उसको हम डीप सी पोर्ट की मार्केटिंग हमने बड़ी की है लेकिन उसको हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। लोगों से पूछें तो बीच में अब अगर कराची से आपने ग्वादर जाना है तो लोग जा नहीं पाते बिकॉज़ रास्ता गुंजान है, वो आबादी नहीं है, खतरा है, डर है, पता नहीं क्या-क्या है। सो बलूचिस्तान आपको पता है 43% ऑफ पाकिस्तान है। वहाँ पे लोग जो हैं दूर-दूर रहते हैं, तो डेवलपमेंट उस तरह नहीं हुई जिस तरह शोर था। लेकिन एक चीज़ ये हुई कि हाँ, थोड़े से रोड बने अच्छे, बिजली के कारखाने लगे। किस तरह के लगे, हमें क्या प्राइस पे मिला है, वो हमें कोई पता नहीं है। और लेकिन एट लीस्ट हमारे ग्रिड में बिजली आनी शुरू हो गई, भले कोयले के प्रोजेक्ट लगे, भले जो भी लगे, एट लीस्ट अब लाइट ऑफ नहीं जा होती। ये एक लोगों को अगले थोड़ा अर्सा पहले आई मेट मिनिस्टर फॉर एनर्जी खुर्रम दस्तगीर जी, तो वो कह रहे थे, मैंने कहा जी हमारे गाँव तो लाइट नहीं जाती, मैं जब जाता हूँ तो वो कह रहे थे आपका जो गाँव और आपका शहर है वो बिल पेमेंट करता है। सो 98% 96% लोग वहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स वहाँ बिजली नहीं जाएगी। तो जि इट मीन्स कि गवर्नमेंट के पास सरप्लस बिजली मौजूद है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि एक्सपेंसिव है। तो एट लीस्ट अगर मुझे बिजली मिल रही है, मैं फैक्ट्री से कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे वो जो बिजली है उसका ताल्लुक सिर्फ़ आप एंड कंज़्यूमर, ये नहीं कि घर में एयर कंडीशन चला लें। उसका ताल्लुक ये है कि फैक्ट्री चले, एक्सपोर्ट हो, बिज़नेस हो, अंदर ही मुल्क के अंदर हो। सो हमें इसका फ़ायदा था, वो फ़ायदा ले नहीं सके। और जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें गिनाई हैं। जी। बिल्कुल, लेकिन सर बहुत से लोग पेमेंट करते हैं। अब हमारे इलाके में आज भी 8 बजे लाइट गई थी, लोड शेडिंग थी, 8 बजे गई है, 9 बजे आई है। पेमेंट तो सब करते हैं और अगर पेमेंट ना हो तो ये तो बिजली काट भी देते हैं। 1 महीने का भी लिहाज नहीं होता। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि पेमेंट ना हो और उसके बाद इस वजह से लोड शेडिंग हो रही है? नहीं, वो मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दिस, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ। जिन जगहों पे लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं, जिन हुँ, जगहों पे कुंडा ज़्यादा लगता है, ठीक है? अब उनको पता होता है कि इस फीडर में, इस इलाके में इतनी बिजली हम भेज रहे हैं, ठीक है? हुँ, लेकिन हमें इतना बिल रिटर्न नहीं आ रहा, वो बिजली के बीच में गायब हो रही है, ठीक है? लेकिन वो उस बिजली को, चोरी को पकड़ भी नहीं सकते। तो वो जो पकड़ते नहीं है तो फिर वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी एक इस्लामाबाद के इलाके जी10 में गया हुआ था, तो वहाँ बिजली नहीं थी फॉर इंस्टेंस। तो जी10 मरकज़ था, पता नहीं कौन-सा था। तो वहाँ बिजली नहीं थी, अभी 10 बजे की बात है, ठीक हुँ। है? सो द पॉइंट इज़ के आई थिंक 10 से 11 वहाँ बिजली जाती है। सो द पॉइंट इज़ के अगर कहीं पे चोरी हो रही है, ठीक है? तो गवर्नमेंट उसको जब टेक केयर भी नहीं कर सकती, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो कहती है जी कि आपके पास हम इसकी सज़ा आपको मिल रही है, कि हम वो बिजली ना बेच के वो कंपनसेट कर रहे हैं एंड सो व्हाटएवर दैट इज़। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि बिजली सफिशिएंट है, हुई है। 30,000 मेगावाट हमें गर्मियों में चाहिए, 9,000 मेगावाट हमें सर्दियों में चाहिए। बिजली मौजूद है, लेकिन वो बिजली अगर हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इंडस्ट्री नहीं चला पा रहे, फैक्ट्री नहीं चली, हम वो पहिया नहीं चला कारोबार का, तो सिर्फ पखे, एसी, टीवी चलाने से तो आपको नुकसान ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ख़ैर सर मुझे नहीं लगता कि मेरे एरिया में लोग कोई बिजली चोरी कर रहे होंगे। अगर होता तो सर सबसे पहले अब मैं करती और आप मुझे आप आप जो मौका है नहीं ना, मिला। आप एਵੇਂ जो है ना वो क्या आपके अंदर शोर आ रहा है, आपको किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं जस्ट नहीं, नहीं, आई अंडरस्टैंड। आपके आपने क्यों करनी है चोरी? लेकिन द क्वेश्चन इज़ के ऐसे ऐसे एरियाज़ होते हैं हर हुँ, इलाके में। जैसे फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल आप F6 में चली जाएँ या हुँ, F7 में चले जाएँ, तो वहाँ पे वो जो छोटी-छोटी कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, हुँ। वो जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकी, और वहाँ पे हज़ारों लोग रहते हैं। पता नहीं क्या उन्हें क्या कौन-सी आबादियाँ कहते हैं, क्या है वो। सो द पॉइंट हुँ, इज़ कि अब वो क्या बिजली करते हैं, क्या आई डोंट नो, बट ऐसे होता तो है हर जगह। जी। बिल्कुल सही। लेकिन सर अगर हम बात करें ज़रा थोड़ी इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब अरेस्ट हुए हैं, आपको मालूम ही होगा। और क्या लग रहा है, ये बदले की सियासत चल रही है या आपको लगता है कि वाक़ई में खान साहब ने कोई चोरियाँ-शोरियाँ की थी, इस वज़ह से अंदर हो गए?
देखिए मैडम, प्रॉब्लम पता है क्या है, सियासतदान है ना हमारा, वो समझता है मैं पॉपुलर हूँ। 4 लोगों ने नारे मारे, बल्ले बल्ले इमरान खान, मैं ये, मैं वो। देखिए पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, हुँ, आप उससे थोड़े ही जीत सकते हैं भला। देखें, आप एस्टेब्लिशमेंट से नहीं जीत सकते भाई। आपको क्या गलतफ़हमी है? इधर सारे हार गए। नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी, बेनज़ीर भुट्टो, श भुट्टो साहब, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। भाई स्टेट जो है ना वो बड़ी तगड़ी होती है। हमने इमरान खान को बड़ी गलतफहमी हो गई कि मैं बाहर निकलता हूँ, टिकटॉक पे मेरे बड़े फॉलोअर हैं, फेसबुक पे हुँ, मेरी पूरी दुनिया है, और मैं जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और इनकलाब आ जाएगा। ऐसे थोड़ी ही होता है। मैं आपको बात बताऊँ आरज़ू साहिबा, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान ने हमारे और पाकिस्तान के बहुत सारे साल ज़ाया कर दिए। वो मियाँ आमिर हैं, उनके दुनिया न्यूज़ के ग्रुप हुँ, में हुँ। जी, हैं। जी। उन्होंने एक दफ़ा हुँ, बात की, वो किसी जगह पे थे तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान कहता है मेरी 26 साल की मेहनत और मैं हुँ, वज़ीर-ए-आज़म बना। तो वो कहते हैं मैंने इमरान खान को कहा कि अगर नवाज़ शरीफ की 2018 में फ़ौज से लड़ाई ना होती, तो आपको 26 साल और लग जाने थे। सो द हुँ, पॉइंट इज़ कि नवाज़ शरीफ की फ़ौज से लड़ाई हो गई और आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए। सो आप ये ना कहें कि आपकी 26 साल की मेहनत है। पॉइंट ये है कि आपने आपने लड़ना था पॉवर्टी से, लड़ना था सिस्टम से, बैड गवर्नेंस से, आप लड़ना शुरू कर गए एस्टेब्लिशमेंट से। और भाई वहाँ से थोड़े जीतेंगे आप। नवाज़ शरीफ का हाल देखें, आसिफ ज़रदारी का देखें, बिलावल का देखें, बेनज़ीर का देखें, रिसेंट हिस्ट्री आपके सामने है यार। आपको किस चीज़ ने कहा है कि आप पॉपुलर हैं? कहाँ से पॉपुलर हैं आप? और आप फिर ये है कि देखिए, इमरान खान बहुत पॉपुलर लीडर होगा। खुद भी तो देखें, अपनी पार्टी के अंदर भी तो वो किसी को नहीं सुनते। ये लोग इतने ज़ालिम हैं आरज़ू साहिबा कि ये पार्टी के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देखें आइडिया जो होते हैं, जब आप ऑर्गेनाइज़ेशन चला रहे हैं, कोई पार्टी चला रहे हैं, तो हुँ, आपने वैल्यू देनी होती है, जो अच्छा आइडिया होता है। ये नहीं है कि मैं क्योंकि कह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ तो मैं हूँ, तो मैं बस तो फिर हो गई है। तो ऐसे तो फिर थोड़े ही लोग आपका साथ देते हैं, लोग आपसे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। आप भले पार्टी के अंदर आप पॉपुलर हैं, आप अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से अपने साथियों को, अपने सपोर्टर्स को, अपनी सेकंड टियर लीडरशिप को रोज़ इंसल्ट करेंगे, तो वो आपका साथ छोड़ देंगे। इमरान खान ने गलत दुश्मन चुना है, उनका दुश्मन नवाज़ शरीफ था, उनका दुश्मन आसिफ ज़रदारी था, एंड देन वो अकाउंटेबिलिटी में इतना आगे चले गए, कहते हैं मैंने किसी से बात ही नहीं करनी। सिंपल सी बात है यार। 2011 में से लेके 2018 तक एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के लिए माहौल बनाया। 2013 में उनको केपी में हुकूमत मिल गई। वो केपी में हुकूमत डज़न्ट मैटर, द हुकूमत व्हिच मैटर्स इज़ इन सेंटर। 2018 में उन्होंने कहा यार हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो क्लीन हो, साफ-सुथरा हो, जिसकी रेपुटेशन हो, जिसका ट्विटर हैंडल में फॉलोअर ज़्यादा हों, जब वो बात करे दुनिया सुने, उसकी हेडलाइन्स बने। उनको बंदा मिल गया। उन्होंने कहा जी ठीक है। उस बंदे का ड्रीम ये था कि मैं फ़ौज के साथ मिलके बाकी सबको जो है वो मारूँ। फ़ौज जो है ना वो बड़ी स्मार्ट है, वो ऐसे नहीं कभी भी करती, वो अकाउंटेबिलिटी उस तरह नहीं करती जिस तरह इमरान खान चाहते थे। वो कहते हैं हमने इनसे भी काम लेना है, हमने उनसे भी काम लेना है, हम सिर्फ़ अगर इमरान खान को पावरफुल कर दें, तो कल को ये तो हमें मारेगा। सो इससे अच्छा है ना कि अब इसीलिए तो उन्होंने उसको सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली 2018 में। सो पॉइंट इज़ के इमरान खान साहब पावर में आए 2018 में, उन्होंने एहतसाब शुरू कर दिया, हुँ, फ़ौज थोड़ा-सा साथ देती रही, बाद में वो पीछे हट गए, वो समझे कि ये मेरे साथ धोखा हो गया, फिर उनसे डिलीवर नहीं हो रहा था। फ़ौज उनकी इतनी मदद करती थी, कभी कहीं से पैसे लेके आती थी, कभी कहीं से पैसे लेके आती थी, मुल्क चलाती थी, सारा कुछ करती थी। वो कह रहे थे पैसे भी लेके आओ, मुल्क भी चलाओ, अकाउंटेबिलिटी भी करो, मेरे अपोज़िशन को भी मारो, मेरी पार्टी को भी मज़बूत करो, मुझे सारा कुछ करो और गंद तुम्हारे ज़िम्मे पड़ जाएगा। एंड देन एस्टैब्लिशमेंट को रियलाइज़ेशन थी कि हाँ, ये क्या हो रहा है। और वही हुआ कि उन्होंने फिर फ़ौज के इंटरनल मामलात में इंटरफेरेंस शुरू कर दी। हुँ, कभी कहें डीजीआईएसआई इसको रोको, कभी कहें कानून बदल दो, कभी कहें कि तुमने जो है वो इंटरनल लॉज़ बदल दो, आर्मी एक्ट बदल दो, उसमें जर्नैलों को ये कर दो, वो कर दो। तो बड़े-बड़े मशवरे देते थे, उन्होंने समझा कि यार ये बंदा जिसको हम लेके आए थे किसी और काम के लिए, ये बंदा किसी और काम ये क्या कर रहा है? जिन पंजाबी कहते हैं चला हो गया। उन्होंने थोड़ी-सी खामोशी इख्तियार की,
वो हमारे पंजाबी में कहते हैं मुदड़े मुंह डिग पिया जनाब। अब उसके बाद से इनको जो है ना वो समझ नहीं आ रही, मैं वो ठीक है केड़े पासे जाना है, मैं इधर जाना है, मैं इधर जाना। फिर देखें वो आपको मौका मिला मुल्क चलाने का, आपने क्या उस्मान बुज़दार और घटिया-घटिया लोग मुल्क के हवाले कर दिए, लीडर्स बना दिए। मैं आरज़ू आई वाज़ इन बफलो यूएसए। एक बहुत सीनियर लड़का बंदा था, प्रोफ़ेसर, और हम उनके घर गए, मैं एक प्रोग्राम पे अमेरिका में था, तो उनके घर गए, बड़े अच्छे लोग, बड़े ज़बरदस्त लोग। तो उन्होंने हमें बड़ी खिदमत की हमारी, हम कुछ लोग थे 5-7, तो यकीन करके माने वो इमरान खान के फॉलोअर थे, एंड ट्रस्ट मी वो उस्मान बुज़दार की तारीफ़ें करें। मैंने कहा क्यों भला? लिटरली मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा क्या है उस्मान बुज़दार में? उन्होंने कहा इमरान खान जो है ना, वो बेसिकली नीचे से ग्रास रूट से लोगों को उठा के लीडर बना रहा है। और मैंने कहा ग्रास रूट से लीडरशिप ऐसे नहीं बनती कि एक बंदे पे नजर रखी और मैंने कहा ये जो बंदा है ना आज से ये बंदा लीडर है, लीडर ऐसे नहीं बनते। मैंने कहा लीडर बनने का क्राइटेरिया अलग होता है। आप लोगों को लोकल बॉडी सेटअप में लेके आते हैं, वो वहाँ पे कंटेस्ट करते हैं, तंजीम साजी होती है। ये बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है। वो यूनियन काउंसिल का लड़ेगा, वो तहसील का लड़ेगा इलेक्शन, वो डिस्ट्रिक्ट का लड़ेगा, उसके पास ये सारे तजर्बे होंगे, फिर उसको लीडरशिप समझती है कि इस बंदे ने ये डिलीवर किया है, इसको प्रोविंशियल लेवल पे ले आओ, फिर उसको नेशनल लेवल पे लेके आओ। आप वैसे भी आप नरेंद्र मोदी की एग्जांपल ले लें, वो बंदे ने 15 साल अपना सूबा गुजरात चलाया है, फिर उसको उसकी पार्टी ने उसको ऊपर ले आया। ये थोड़ी है कि जी जिसे वो ट्रंप ने किया था ऐसे ही कि एक बंदे को उठा ट्रंप सीधा ही सदर बन गया। वो कहेंगे नहीं ऐसे लीडरशिप बनती है। अब वो इमरान खान एक फैसला कर पड़ा, सारी पीटीआई उसको सपोर्ट कर रही है इररिस्पेक्टिव। वो कह रहे हैं ये लीडरशिप बन रही है, ये मिडिल क्लास लीडरशिप खड़ी हो रही है, उस्मान बुज़दार जैसे लोग। और मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार मतलब कोई सेंस ही नहीं है इन लोगों को। सो इमरान खान ने गलत जो जंग है ना वो शुरू कर दी है। जंग ये थी कि आपने करप्शन के खिलाफ करना था, आपने सिस्टम मजबूत करने थे, आपने अदारे मजबूत करने थे। कुछ भी नहीं हुआ आपसे। जाने जाने आप जेल में बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ हंस रहा है तुम्हारे ऊपर, सारे तुम्हें गालियां दे रहे हैं, अवाम के अंदर हिजान पैदा कर दिया, लोग समझ रहे हैं ये मसीहा है। खुद आप एक खातून के पीछे लग के उसकी जायज़ नाजायज़ बातें जो हैं वो मान रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग यार? ये एक बात बताऊँ, हमारे साथ तो मज़ाक होता है। हर 10 साल बाद एक मज़ाक आ जाता है। असी ह आधी कौम उस मज़ाक को डिफेंड करती है और आधी कौम उस मज़ाक के हक में खड़ी हो जाती है। तो इतनी सी जो है ना वो खान साहब जो है वो ये हमारे साथ तो हुआ है। बस ट्रेजेडी है। लेकिन लेकिन सर इमरान खान अगर इदारों के ऊपर तनकीद कर रहे थे या कोई चीज चेंज करने को कह रहे थे तो वो तो प्राइम मिनिस्टर का हक होता है। जाहिर है इदारे हों चाहे वो एजेंसीज हों या फौज हो, वो आती तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही है। लेकिन होता तो हमारे यहाँ ये है कि बाद में वो सर पे सवार हो जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं रह जाती। लेकिन सर एक चीज और है, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं मेजर गौरव, उनकी एक क्लिप बड़ी वायरल हुई हुई आजकल 2 दिन से, और उसमें उन्होंने कहा कि जी हमारा तो भारत का बड़ा नुकसान हो गया है कि हम तो वो काम नहीं कर पाते जो इमरान खान ने हमारे लिए कर दिया। कि चाहे वो जीएचक्यू पे अटैक हो, चाहे फौज को बुरा भला कहना हो, और कई चीजों में उन्होंने वो क्लिप जो है उसमें उन्होंने काफी कहा कि बहुत ज्यादा इमरान खान को जेल में डाल देने से, हटा देने से भारत का नुकसान हुआ है। आपको लगता है वाकई में ऐसा है? वो मज़ाक करते हैं, उनको पता कुछ भी नहीं है। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चेज़ा लेना, वो चेज़ा ले रहे हैं इमरान खान का बेसिकली। और ये उनको भी पता है क्या नुकसान हुआ है। इमरान खान कौन-सा इंडिया के लिए काम करता है बेचारा। वो बेचारा गरीब चल्ला हो गया, उसको वज़ीर-ए-आज़म बनना था, उसे समझ नहीं आ रही थी। कभी वो किसी जरनैल के पैर पकड़ता था, कभी वो किसी पीर के पैर पकड़ने लग पड़ा, कभी वो अब बेगम साहिबा के पैर पकड़ने लग पड़ा। तो उसको तो जो जो वज़ीर-ए-आज़म का नारा कहता था तेनों मैं बनवा देंगा, वो पैरों में बैठ जाता था। उस बेचारे की ज़िंदगी इधर जो है ना वो बैठ गई। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज़ फर्स्ट मैरिज टिल थर्ड मैरिज, आप देख सकते हैं कि उनकी शादी के उनके मूड स्विंग कैसे हैं। फर्स्ट मैरिज क्या थी और थर्ड मैरिज क्या है, आपको पता लगेगा ये बंदे की ट्रांसफॉर्मेशन हुई हुई है, ठीक है? सो ऑल्दो मैरिज इज़ प्योरली इंटरनल मैटर, आई वोंट कमेंट ऑन दैट। लेकिन क्योंकि आप यू आर रनिंग द कंट्री, यू आर रिप्रेजेंटिंग पीपल, आप लीडर हैं, तो देन आप आपकी हर चीज़ डिस्कस होती है। सो इंडिया का कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें।
लेकिन सर उन्होंने काम तो मेजर गौरव ने जो गिनाए हैं वो तो सारे वही है जो उनके फेवर में जाते हैं। सी पैक को लपेट दिया, फिर वहां से कहा टीटीपी के लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान लेकर आने का उन्होंने इमरान खान ने कहा। और जिस तरह से आर्मी के ऊपर अटैक किए जैसे बीएचक्यू का हुआ, तो वो कई चीजें तो उन्होंने ठीक ही बताई हैं। वो कुछ देखिए, आपको लगता है ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो लार्जली जब मेजर गौरव या कोई और बंदा बात कर रहा होता है ना, तो आपको पता है मेजर गौरव ऑब्वियसली इज वॉच्ड ग्लोबली, ही इज हम्म। वॉच्ड इन इंडिया, ही इज वॉच्ड इन पाकिस्तान, ही इज वॉच्ड एवरीवेयर। तो हम्म। होता क्या है कि वो जो एंटी इमरान फोर्सेस हैं वो ऑटोमेटिक पकड़ लेती हैं उनको, हम्म। और वो उनको चलाएंगी, देखें जनाब हम्म। वो कर रहे हैं, और देखें इंडिया भी ये सोच रहा है, ठीक है। सो वो इस फ्रेमवर्क में वो चल रहे होते हैं लार्जली। ये बात में वजन है उनकी, ये नहीं कि वजन नहीं है, कि जो काम उन्होंने फौज के साथ किया है वो कोई भी नहीं कर सकता, ये तो इंडिया भी नहीं कर सकता था डेफिनेटली। जो उन्होंने, जिससे उन्होंने फौज पे हमले करवाए सारा कुछ इमरान खान ने, इसमें आई एग्री विद हिम, ये उनकी बात का वजन है। लेकिन ऑब्वियसली वो एक इमरान खान को अगर आप देखें, वो अपने मजाज से खेल रहा है, वो इस एंगल से तो नहीं था कि मैं वो इंडिया वाला दिमाग तो नहीं था उनका, लेकिन बस उनका एक दिमाग था कि मुझे अपना गोल कैसे अचीव करना है। लेकिन वो देखें जब अफरा तफरी मुल्क में पड़ती है, जब हमारा मुआशरा आपस में ये सोचने बैठ गया, ये बातें हम अंदर की अफरा तफरी हो गई, तो हमारी अटेंशन तो डाइवर्ट हो गई ना। हमने कहाँ बिल्कुल। तरक्की करनी थी, हमने ट्रेड करनी थी, हम्म। हमने क्या करना था। आज आप पाकिस्तान की अखबारें उठा के देखें, क्या खबरें हैं, आपको ये तो थोड़ी कहेंगे कि जी स्पेशल इन्वेस्टमेंट यूनिट की मीटिंग हुई है। आप ये थोड़ी कहेंगे दुनिया से यहाँ पे बिजनेस आया, आप तो कहेंगे ओ जी सीक्रेट एक्ट पास हो गया, आप हम्म। देखें जी, वो देखें जी इमरान खान जेल में पहुंच गए, वो देखें जी इतने बंदे इमरान खान के पकड़ लिए। ये थोड़ी हेडलाइंस है मुल्क के लिए, हमारी तरक्की ऐसे थोड़ी होनी है कोई। हमारी तरक्की तो होनी है जैसे इंडिया देखें आज वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं पे मौजूद है, और वो बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। सो हमें इमरान खान ने अपना इसका तो कुछ नहीं किया, ये तो लीड का हिस्सा है। अवाम की उम्मीदें टूट गई, और मैं तो आंसू आपको बात बताऊं, इस वक्त आपको पता है हमारी पॉलिटिक्स मुल्क के अंदर जिधर जाए सियासत ही डिस्कस होती है। कल हम्म। रात मैं कुछ वकीलों के साथ बैठा हुआ था, तो वो इमरान खान साहब के वकील हैं। तो ट्रस्ट मी, हर बंदा जो है वो बड़ा जज्बाती, बहुत जज्बाती, मतलब रैशनलिज्म ही कोई नहीं। मैं गाँव जाता हूँ, तो गाँव के लोग जो हैं हमारे, वो बड़े इमरान खान के फैन हैं। तो मैं कहता जी मैं भी उस बंदे को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन एक मैं उसको वोट देने को तैयार हूँ, लेकिन क्या वो बंदा एजेंडा इम्प्लीमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता। वो असेंबली में पहुंच के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ वो ये कहता है कि मैंने किसी के साथ बात ही नहीं करनी, मैंने इत्तेहाद ही नहीं करना, मैंने कहा ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आपको हर एक से बात करनी पड़ती है। इवन यू हैव टू विन ओवर योर ओन, जो पार्लियामेंट्री उनको भी विन करना पड़ता है, दूसरी जमातों को एजेंडा देना पड़ता है, बार्गेन करनी पड़ती है। ये थोड़ा ही होता है कि आप कहते हैं नहीं मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, हम्म। मैं ये वजीर आजम हूँ, ये थोड़ा ही होता है। तो ये बस हमारे मुल्क में आज भी, मैं एक अम्बेसडर साहब से, हमारे दोस्त ने बात कर रहा था कि मुल्क में डिक्टेटरशिप रह रह के अथॉरिटेरियनिज्म इतनी रही है कि हमारे लीडर भी अथॉरिटेरियन हो गए हैं, उनके हम्म। मजाज भी अथॉरिटेरियन है, सियासी जमातें भी अथॉरिटेरियन है। किसी सियासी जमात को देख लें, नवाज शरीफ नहीं बर्दाश्त करेगा, आसफ जरदारी नहीं बर्दाश्त करता, इमरान खान नहीं बर्दाश्त करता, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता किसी की बात, और कहते हैं बस ठीक है जो मैं कह रहे हैं वही सही। बिल्कुल सही है सर। आप बड़े लोग हैं सर, आप एम्बेसडर से बात करते हैं सर। मैं तो मार्केट है सामने घर के, कभी मोची से पूछती हूँ, कभी सब्जी वाले से पूछती हूँ, कभी इधर उधर जो लोग छल्ली वल्ली बेच रहे हैं, छोटे छोटे दुकानें रख के बैठे हैं, मैं उनसे बात करती हूँ कि उनकी लाइफ में क्या चेंज आया है इमरान खान के होने या ना होने से। लेकिन सर ये जरूर है कि लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भारत के लिए कहा गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि हम बात करना चाहते हैं। उनकी तरफ से कहा जाता है हमेशा कि जी पहले आप टेररिज्म रोकें और वो सारी चीजें अपनी ठीक करें, तो फिर ही कुछ हो सकता है, वरना बात करने के लिए भारत तैयार नहीं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को चाहिए कि हाफिज सईद और ये मसूद अजहर और इस तरह के जो लोग हैं, ये दाऊद इब्राहिम, इनको भारत के हवाले कर दें, किस्सा खत्म करें, काफी हालात ठीक हो जाएंगे, अरेस्ट करके उनको दे दें कि लो तुम्हारे मुजरिम है, तुम जानो और ये जाने। देखिए भारत भी जो है ना वो चीज़ें लेता है, ठीक है।
वो क्या कर रहा है, अब उनको पता है और हमें पता है कि डिस्कशन क्या है। क्वेश्चन ये है कि पहली बात है कि अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, उनको ये बार-बार कहने की ज़रूरत ही नहीं है इंडिया से बात करें। अपने हालात बेहतर करें, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब होगी, इकोनॉमी का ग्राफ ग्रो होगा, भारत क्या पूरी दुनिया आएगी। देखिए आप आपकी जब हालात बेहतर होते हैं, तो नज़दीक के रिश्तेदार भी आते हैं और दूर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं। सारे रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं आपके घरों में। सो हम्म। ये जो हालात ठीक करें, ये नज़दीक वाले हमसाये वाले भी आ जाएँगे, दूर के भी आ जाएँगे, समंदर वाले भी आ जाएँगे, आसमान वाले भी और ज़मीन वाले भी। सो हमारी लीडरशिप को थोड़ा-सा इस एंगल से सोचने की ज़रूरत है नहीं कि सर, अपने इकोनॉमी हालात पे तो करें, लेकिन ये 2-3 जो यहाँ पे बिठा के रखे इन्होंने, जिनके ऊपर बार-बार नाम आता है, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम वगैरह, ये दे क्यों नहीं देते हैं? भारत को दे दें, अरेस्ट करें और दे दें। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? क्या करना है इनका? देखिए, अचार डालना है? पहली पहली बात तो ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी सिटीज़न है, तो आप वो किसी दूसरे सिटीज़न मुल्क अगर कहे जी कि इसको हमारे हवाले कर दें, आप थोड़े ही ऐसे करते हैं। अगर आपने उसको सज़ा देनी है, तो आप उसे खुद सज़ा दें, उस पे केस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हाफ़िज़ सईद है मिसाल के तौर पे, उसके हुँ। ऊपर जैसे-तैसे एफएटीएफ कर लें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेज़ोल्यूशन थे, हमने उसको सज़ा दी हुई है। वो मेरा ख़्याल है कहीं बिहाइंड द बार है, जेलों में कहीं बैठा होगा या किसी हाउस अरेस्ट होगा, कैद होगा। दैट्स इट। अब ये थोड़ी है कि इंडिया जो मुँह से निकालेगा तो इंडिया की बात मान लेंगे। इंडिया जैसे पाकिस्तान की सारी मानता है, इंडिया भी तो अपनी कर रहा है। आप देखें बलूचिस्तान में, अफ़गानिस्तान में इंडिया क्या नहीं करता पाकिस्तान के साथ। ये ममालिक ऐसे ही करते हैं और दूसरा ये थोड़ी होता है कि जी आप को इंडिया कहे जी ये फलाँ बंदा है जी हमें दे दें, तो वो कहे जी ठीक है जनाब तुहानू असीं पहुँचा देने वाला बंदा है, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे अगर पाकिस्तान कहे जी कि हमें फलाँ एक्टिविटी में बंदा इन मुलव्वस है वो दे दें, तो वो कहे जी ठीक है आपको दे दें, ऐसे थोड़ी देते हैं लोग। लेकिन सो सर, ये हाफिज सईद का तो दुनिया को पता है, और खुद भी अगर हाँ, मिल रही 30-31 है ना साल की सजा बोल रहे हैं, तो सर नहीं, नहीं नहीं, उसको घर में मतलब हाउस अरेस्ट किया हुआ है, घूम नहीं रहा था बाहर वो। उसको हाउस अरेस्ट नहीं किया हुआ, उसकी उसके ऊपर केस चला है। आप जाके केस देखें उसका, उसके ऊपर केस चल रहा है, चला हुआ है, पनिशमेंट हुई हुई है, कोर्ट्स के ऑर्डर हैं। तो अब ये तो नहीं है कि कल को एक हुकूमत एक बंदे को दे दे इंडिया को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसकी फैमिली कह सकती है ना कि जी आप क्यों दे रहे हैं? उस बंदे के वो और उसके बंदे के राइट्स तो मौजूद हैं। उसके बच्चे हुँ। हैं या जो भी फैमिली है, उसकी बीवी है, उसके सारा कुछ उससे पूछ सकते हैं ना हुकूमत से आप हमारे जो फैमिली मेंबर किसी को क्यों दे रहे हैं? सो इंडिया की अगर हम बातें माननी शुरू कर दें और कहें जी कि जो वो कह रहे हैं वो करना शुरू कर दें ते दुध दियां नहरां बह जाणगियां ते फिर इंज कर लेने मैडम अगर आप कहती हैं। लेकिन सर, अगर दूसरों की फैमिली के मेंबर्स मारे हैं, टेररिज्म की है, तो वो लोग वो इंसान नहीं थे क्या? बस ये इंसान है, इन्हीं की फैमिली है। यही तो बात है ना, हम जितने टेररिस्ट हमने बिठा के रखे हुए हैं पाकिस्तान में, हम उन्हें जो है वो बचा रहे होते हैं, उनके लिए हम वकालत कर रहे होते हैं, और आप जैसे लोग सर पढ़े लिखे, सर डॉक्टर लिखा हुआ है सर आपने अपने नाम के आगे, कुछ तो ख्याल कीजिए मैंने सर। क्या कहा है? तो सर आप कह रहे हैं कि नहीं, हम मतलब हम उन्हें सजा दे रहे हैं, सर क्या सजा दे रहे हैं? अगर उनके नहीं, नहीं मुजरिम है, वहां 2 पे चीज़ें जाके टैक्स हुए। 2 चीज़ें हैं। देखिए आप गलत इसको रंग दे रही हैं। पहली बात तो ये है कि एक बंदे के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन 1267 है, इट मीन्स ही इज़ अ ग्लोबली डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट उसको उन्होंने हम्म। किया हुआ है, ठीक है। मैं इस पे एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा बात कर चुका हूँ और बड़े मीडिया पे कर चुका हूँ कि हाफ़िज़ सईद पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी है, बड़ी दफ़ा बात की है, एक बात। दूसरी बात ये है कि उसके ऊपर केस चल रहा है पाकिस्तान की अदालत में, उसको पाकिस्तान के कानून के तहत सज़ा मिली हुई है, उसको अपनी सज़ा भुगतनी चाहिए। अगर कोई ये कहे कि उसको भारत के हवाले कर देना चाहिए, मैं इस सोच को, इस फ़िक्र को या इस नज़रिए को अगर भारत कहता है, मैं सब्सक्राइब नहीं करता जी। मैं सब्सक्राइब ये करता हूँ, एक बंदा कहीं पे इन्वॉल्व है, मैं उसको लायबिलिटी कह रहा हूँ, स्टेट उसको इस्तेमाल करती रही है, वो समहाउ यूज़ होता रहा है, उसने नुकसान किया पाकिस्तान का, वो जिहाद में मुलव्वस रहा है, स्टेट की उस वक़्त पॉलिसी थी, फिर नहीं रही और आज स्टेट उसको पनिशमेंट कर रही है, स्टेट ने उसको पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर केस चलाए हैं, तो दैट्स व्हाट द स्टेट कैन डू। ये नहीं है कि आप अपने बंदे को किसी ने जो है उसको चौक में लटका दें, आप उसके ऊपर अगर सज़ाए मौत बनती है, सज़ाए मौत दें। अगर उसके ऊपर उम्र कैद बनती है तो उम्र कैद दें,
लेकिन द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, जो एज पर इंटरनेशनल लॉ उसको जो पनिशमेंट होनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान उसको दे रही है, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ये नहीं है कि आप कहें जी कि फ़लाँ मुल्क कह रहा है कि इसको ऐसे सज़ा दें, दूसरा मुल्क कह रहा है ऐसे सज़ा दें, तीसरा मुल्क कहेगा हमारे वाले करें, चौथा मुल्क कहेगा नहीं। द स्टेट नीड्स टू टेक द एक्शन, एंड स्टेट ने एक्शन लिया हुआ है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। लेकिन खैर सर, आपकी मर्जी, आप बिल्कुल, आपको राइट है, जैसे आप सोचना चाहें या जैसे आप समझना चाहें, बिल्कुल आपको राइट है सर। लेकिन मैं यही समझती हूँ कि चाहे हाफिज सईद हो या मसूद अजहर या दाऊद इब्राहिम, स्पेशली वो जो मियादाद साहब के समधी हैं, उन्हें तो कम से कम पकड़ के भारत के हवाले कर देना चाहिए, ताकि कुछ तो लगे कि पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन खैर मैं कोई बात नहीं। एक चीज याद रखें, कभी भी आप अपने सिटीजन को पकड़ के किसी के हवाले नहीं करते, आप उनको सजा खुद देते हैं। ये नहीं होता कि आप पाकिस्तान 10 सिटीजन के भी नाम लेना इंडिया में, वो कभी भी नहीं देंगे आपको, वो किसी चीज में भी मुलव्वस हो। आप अपने सिटीजन नहीं देते। अगर कोई मुल्क में कहीं पे आप इन्वॉल्व हैं, आप उन्हें हर कीमत पे पनिशमेंट दें, आप उन्हें लॉ के तहत पनिशमेंट दें जो जो उन्होंने जुराइम किए हुए हैं। लेकिन ये नहीं है कि जी वो मुल्क कह रहा है तो बस दे दें, फिर बस दे देना, वो मुल्क कह रहा है। ये कोई ये इसमें मेरा ख्याल है कि हमें इस पे अपने कानून के मुताबिक चलना चाहिए। आप अपने सिटीजन को किसी के हवाले क्यों करेंगे? उसने जो क्राइम किया है उसे उसकी सजा दें। हाँ, मगर सजा भी तो नहीं दे रहे ना, प्रॉब्लम तो यही है कि अरे सजा वो भी नहीं दे आपकी रहे, टोपी मर्जी है, ड्रामा मैं चल उस रहा पे नहीं बहस है कर इस रहा, वजह से। लेकिन मैं फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि आप किसी भी पाकिस्तानी शहरी को किसी के हवाले ना करें। दिस इज व्हाट आई बिलीव। वो ए हो, बी हो, सी हो, वो कोई भी हो। ठीक, बिल्कुल। खैर देखते हैं कि किस तरीके से फिर इंडिया इस बारे में बात करता है, या कैसे पाकिस्तान और इंडिया के टर्म्स बेहतर होते हैं, जो फिलहाल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।